हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हम पहले भी इन्फॉर्म कर चुके हैं कि पॉलिटी जो PT 365 है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं ना। बेसिकली क्या होता है, PT 365 पढ़ने से एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप तो हो ही जाता है, और साथ में करंट अफेयर भी हमारा ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो रखे हैं, है ना। मतलब कि PT 365 अगर नहीं पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार वो तो रह ही गया, एक अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं होता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है ना, पढ़ना। और प्लस करंट अफेयर तो आपका रिवाइज होगा ही साथ में, है ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। PT 365 जैसे कि अभी विजन IAS ने निकाला रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही। तो फिर देख लेते हैं क्या क्या हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पॉलिटी और गवर्नेंस, इसमें दोनों सेक्टर कवर रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेक्शन जो दे रखा है वो है इशूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, है ना। तो पहले इसके सब टॉपिक्स में अगर हम देखें तो इसमें एक EWS वाला देख लेंगे, OBC, UCC, हेट स्पीच, सेडिशन इशू, प्रिवेंशन डिटेंशन, फोन टैपिंग, राइट टू बी फॉरगॉटन, और जो भी अदर न्यूज रिलेटेड होगी वो भी देखेंगे। तो आई होप कि आज हम पहला सेक्शन कंप्लीट कर पाए। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो हमारा एक मोटो है कि हम होलिस्टिकली कवर तो करेंगे, है ना। ये नहीं है कि हमको आज ही खत्म करना है, देयर इज नो टारगेट लाइन। इतना है कि हाँ, हम आराम से कवर करेंगे चीजों को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अपना EWS से। जैसे कि हम पहले भी काफी बार EWS पे डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जरूरी हो जाता है तो हम देख लेते हैं। आपको रिश्ते भी पता होगा, EWS कोर्ट का उसने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी माना था, है ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, है ना। ये बेसिकली वैलिडिटी जो मतलब किसकी थी, EWS की, कि इस पर तमाम PIL दायर हुई थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 2017 में, 16 में। मतलब जब से ये EWS आया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद, तब से इसमें तमाम PIL दायर सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तमाम चीजें देखी। डिवाइड मतलब चंद्रचूड़ जी से आने वाले पहले जज थे, वो थे इसमें। नाम बताइएगा आप कौन से जज थे जिन्होंने जजमेंट दिया था। जस्टिस M बेला थी, है ना। उन्होंने भी काफी अच्छा डिसीजन दिया, 3/2 रेशियो से आया था आई थिंक इसका डिसीजन, है ना। जो चीफ जस्टिस थे हमारे, वो इसके फेवर में नहीं थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। आप नाम बताइएगा कौन थे। तो जो 10% कोटा है किस में दिया जाता है, एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, EWS के थ्रू, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया था। ठीक है, ये अच्छी बात है, प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और कौन सा मतलब कितने परसेंट कोटा था, 10% कोटा। कितना मतलब किस किस में, एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ओके। अब EWS कोटा कैसे आया, क्या नहीं है, और उसमें कैसे कैसे चीजें हुई थी। तो EWS रिजर्वेशन हमारा आया था किसकी रिकमेंडेशन के बेस्ड पे, सीनो कमीशन के बेस्ड पे आया था। अब आप बता सकते हैं, अगर जिसने इसको डिटेल में पढ़ा होगा, तो सीनू एक थे, कौन थे वो, एक पर्सन जो थे आर्मी से रिलेट करते थे, IAS ऑफिसर थे। कौन थे वो, आप नाम बता सकते हैं जिनके बेसिस पे ये एक कमीशन बैठा था, उनके बेसिस की रिकमेंडेशन आई थी EWS रिजर्वेशन से रिलेटेड, है ना। उसके बाद 103rd अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में, जिसने की रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जो कि नॉन OBC जैसे कि आपको पता होगा कि जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST। OBC के अंदर में भी दो चीजें हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन का ऐसा इतना फायदा नहीं मिलता, नॉन क्रीमी लेयर वालों को ऐसा इतना फायदा मिल जाता है। मतलब OBC में भी अपर क्लास और लोअर क्लास ऐसा समझ लो, डिवाइडेड इन द सेंस है। अब क्या होता है कि जो जितने भी बच गए हैं, मतलब जितने भी इनके अलावा भी, यार जर्नल में भी तो कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब वीकर सेक्शन जो कि हैं, ऐसा थोड़ी कि जर्नल में सारे हाई क्लास लोग ही हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए तो वो EWS का कंसेप्ट लाया गया कि जिसकी इनकम, अब आप क्राइटेरिया, आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या किस क्राइटेरिया के ऊपर EWS रिजर्वेशन दिया जाता था। सबसे एक मैं बता देता हूँ, 8 लाख का इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 लाख के अंदर में होना चाहिए, है ना। ये सब उसके क्राइटेरिया थे। कुछ जमीन से रिलेटेड भी है, आप लोग बताइएगा क्या क्या क्राइटेरिया है ना। तो जितने भी जो OBC और SC ST को बिलोंग नहीं करते हैं, तो
उनको रिजर्वेशन देने के लिए ईडब्ल्यूएस लाया गया। एक पीआईएल इसमें ये भी दायर हुई थी कि ये तो ओबीसी और एससी एसटी के साथ ये तो अन्याय वाली चीज होगी कि तुम ईडब्ल्यूएस उनको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तर्क दिए थे, है ना, जिसकी वजह से इसको ईडब्ल्यूएस को वैलिड करार दिया गया कि ऐसा नहीं है कि हम उनको वो मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, है ना, उनको भी तो रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है ना। जिस टाइम पे आपने डिसीजन देखा होगा तो काफी अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, है ना। जिस टाइम पे ईडब्ल्यूएस आया था उसके बाद आर्टिकल 15(6) ऐड हुआ था, आर्टिकल 16(6) ऐड हुआ था उसमें, है ना। अब आर्टिकल 15(6) और 16(6) ऐड होने से क्या हो जाता है, ये गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए अलाउ कर देता है ना, कि वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल इंसर्ट हुए थे, आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) इंक्लूड हुआ था। अब एक और चीज क्या है, इसने क्या करा था, ये आर्टिकल को इंक्लूड करने के अलावा मतलब जैसे ही ये आर्टिकल इंक्लूड हुए, कौन सा 15(6) और 16(6), है ना, तो क्या होता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर देता है, वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे ईडब्ल्यूएस को अपॉइंटमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में कि नहीं, या एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, है ना। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है कौन, आर्टिकल 15(6) और 16(6). 15(6) आपको पता है प्रोविजन ऑन, मतलब आर्टिकल अगर 15 देखते हैं प्रोविजन ऑन डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट में मतलब डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। तो ये अलाउ करते हैं दोनों आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ईडब्ल्यूएस को कि नहीं, वो चीज आ जाती है ना। आर्टिकल 15 को अमेंड करा गया, है ना। जिस टाइम पे ईडब्ल्यूएस लाओगे तो यार ऑब्वियसली बात है आर्टिकल 15 को अमेंड करा गया होगा, क्योंकि 10% उसमें सीट रिजर्व करी गई किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयमेंट में, है ना। लेकिन अब आप बोलेंगे क्या ये जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एप्लीकेबल है, नहीं, माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये एप्लीकेबल नहीं है ना। इसको ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट है, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है बट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, कि दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस इज नॉट एप्लीकेबल इन द माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 16 को भी अमेंड करा गया था, क्यों, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि जो ईडब्ल्यूएस है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड वाले इंस्टीट्यूशंस में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% आया आया, है ना। और जो 15 है वो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह ये सब, 16 क्या है आपकी जॉब वगैरह से रिलेटेड है ना, तो वो भी अमेंड कराया गया 10% के लिए रिजर्व मतलब रिजर्व, तो ये चीज हो जाती है इसमें वही मतलब सबसे पहली बात की इनकम होनी चाहिए, मैंने आपको बताया भी है स्टार्टिंग में और आपको बोला भी था लिखने के लिए कि ईडब्ल्यूएस में कौन कौन आएंगे, 8 लाख से ऊपर की इनकम नहीं होनी चाहिए, और जिनकी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज्यादा है उनको नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस। रेसिडेंशियल फ्लैट 1 स्क्वायर फीट का है या रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड का है ना, तो वो सब क्राइटेरिया मतलब नहीं होने चाहिए, मतलब 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से नहीं ज्यादा होना चाहिए, 100 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। ये सब कुछ क्राइटेरियाज हैं ना, तो ये आपको पता भी होंगे, ऐसा कोई इसमें न्यू एड ऑन मैंने भी नहीं करा है ना, ये तो कॉमन चीज आपको भी पता होगा। अब की पॉइंट देख लेते हैं, एससी वर्ड मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट निकल के आया, है ना। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2022 का। एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा इफ अगर कोई है तो, कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। टाइप कर आ रही लीजिएगा, है ना, आ रही है। ठीक, है ना। अब इस ये जो अभी रिसेंटली निकल के आया जजमेंट, अभी 1-2 महीने पहले रिसेंटली, तो उसमें क्या बोला गया, ये केस ध्यान रखना कौन सा केस था, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2022 का। अब इसमें ये बोला गया है कि रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया में इफ अगर सिंपल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे प्रोवाइड कराया जा रहा है कोई भी रिजर्वेशन, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हनन नहीं करता है, ये ध्यान रखना लाइन। रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन, कि सिंपल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करना
वायलेट नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। इसको ध्यान रखना। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देख चुके भी हैं पहले भी, तो मैं नहीं समझता कि अभी थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करना जरूरी है। आप समझ भी पा रहे होंगे, जिस टाइम पे डिसीजन आया था उस टाइम पे भी चीज मतलब हमने डिस्कस करी थी कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया रिजर्वेशन मतलब सिंपल अलोन, यानी कि सिंपल इकोनॉमिक क्राइटेरिया रिजर्वेशन का वायलेट नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर के, है ना, हनन नहीं करता है। अब इससे रिलेटेड एक और मतलब जैसे कि इसमें बोला एक्सक्लूजन ऑफ SC ST SC BC वाज अ पार्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड नेसेसरी टू अवॉइड डबल बेनिफिट्स। रिजर्वेशन एज अ कंसेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वेयर एजुकेशन इज इम्पार्टेड। देखो सिंपल, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसमें ये भी चीज बोली गई यार, ईडब्ल्यूएस का फायदा ओबीसी और SC ST वाले नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि यार सिंपल बात देखो ना, ओबीसी वालों को ओबीसी कैटेगरी होने के बाद भी रिजर्वेशन मिल रहा है, SC ST में होने के बाद उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, आफ्टर दैट वो ईडब्ल्यूएस में भी रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ डबल रिजर्वेशन। तो टू अवॉइड दिस थिंग, तो उसको थोड़ा सा क्लासिफाइड करा गया कि नहीं, नॉन ओबीसी मतलब ओबीसी नहीं होना चाहिए, SC ST से बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो उसको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलेगा। वरना फायदा क्या होगा, वो तो डबल रिजर्वेशन हो गया ना फिर तो। एक तो SC ST का रिजर्वेशन हो गया, ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया, एक्स्ट्रा तुम्हारे पास ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हो गया, फिर तो सारी रिजर्वेशन में ही चलता रहेगा, है ना। तो वो वाली चीज हो जाती है। और क्या होता है, रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप थोप दोगे, नहीं, रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप नहीं थोप सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, जो प्राइवेट फंडेड स्कूल्स होते हैं उसमें हिंदूज भी पढ़ते हैं, मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो प्रेयर होती है तो उसमें ऐसा भी बोलते, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है कि मुस्लिम्स की नहीं होनी चाहिए हिंदूज की होनी चाहिए, तो उसमें आप देखते होंगे कुछ कुछ स्कूल्स में जो आरती वगैरह होती है वो हिंदूज रिलीजन को काफी अच्छे से वो डोमिनेटेड इन द सेंस वो करते हैं ये सब, तो तुम उनको बोल भी नहीं सकते हो क्योंकि प्राइवेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम कोई भी ऐसा कोई प्रेयर नहीं होगी, जो भी स्टेट के द्वारा डिसाइडेड होगी वही चीजें होंगी। अब मदरसा में तुम जाके हिंदू वाली वो चलाने लगो आरती वगैरह, या मदरसा की चीजें तुम एक हिंदू स्कूल में चलाने लगो या माइनॉरिटीज स्कूल में चलाने लगो, तो एक गलत चीज है, वो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें थोपी नहीं जा सकती हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे, रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं थोपा जा सकता है ना। एक 50% का रूल आया था इंद्रस्वानी जजमेंट केस में 1992 में, अब आपको ये चीज पता होगी लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जिस टाइम पे मंडल कमीशन आया था ओबीसी से रिलेटेड, उसके बाद चीजें देखी गई थी कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी वगैरह को दिया गया, तो उसमें एक चीज लगाई गई थी कि आप मतलब जो रिजर्वेशन है ना टोटल, वो 50% को नहीं पार करना चाहिए। रिजर्वेशन टोटल मतलब चाहे आप के अंदर आप चाहे 35% SC ST को दे दो, 15% ओबीसी को दे दो, डजेंट मैटर, बट 50% की सील को नहीं पार करना चाहिए। लेकिन फिर इसमें ये बोला गया कि अरे यार 50% रिजर्वेशन को तो ये पार कर रहा है जब तुम ईडब्ल्यूएस को बोलते रहे हो। देखो 50% कैसे, 27% ओबीसी को मिलता है, 10-20% मिला के SC ST इन सबको मिला के 50% हो जा रहा था। अब 10% ईडब्ल्यूएस को दे दिया तो वो 60% हो जा रहा है। तो उसमें एक PIL ये भी दायर करी गई थी कि इंदिरा स्वानी के केस का तो इसमें उल्लंघन हो रहा है, तो वो कैसे होगा। तो इंदिरा स्वानी केस का डायरेक्टली निकल, ये जो 50% है, ये जो 50% का क्राइटेरिया है, ये ओनली लिमिटेड है किससे, SC BC OBC कम्युनिटी से ना, बहुत लेकिन बहुत बड़ा ST OBC नॉट द जनरल कैटेगरी पीपल, इसको ध्यान रखना, बहुत बड़ा ST में। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना अभी यार, मेरी आवाज कट हो गई थी, मेरे को पता चला है। हाँ जी, हाँ कट हो गई है ना। थी, अभी आ रही। हाँ, मैं लास्ट में एक बार फिर और स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। इंदिरा स्वानी केस अभी एक PIL और दायर हुई थी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड उस टाइम पे,
कि इंदिरा स्वानी केस में तो डायरेक्टली ये बोला गया था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो जब तुम ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा देते हो तो ये तो 60% हो जा रहा है, तो ये तो उसकी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो उसमें जजेस ने ये कंसेप्ट दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंदिरा स्वानी केस में जो जजमेंट निकल के आया था वो 50% क्राइटेरिया बोलता है कि सिंपल इन 3 कैटेगरी से रिलेटेड रिजर्वेशन होगा तो वो 50% को नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब वो 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ना कि जनरल कैटेगरी उसमें इंक्लूडेड है। जनरल कैटेगरी को लगा के 50% ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा है कि ओबीसी, एससी, एसटी और सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को मिला के जितना आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो 50% को नहीं क्रॉस करना चाहिए। लेकिन वहीं पे जिस टाइम पे जनरल कैटेगरी को आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करने लगते हो तो उसमें ऐसा मेंशन ही नहीं है। तो आप देख रहे हो कितनी एक छोटी सी लाइन को कैच करने के बाद जजमेंट निकल के आया था। बट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली आपसे बोल सकता है कोई भी कि बताओ यार ऐसे कैसे हो गया ये, फिर है ना। जब उसमें 50% है तो आपको डायरेक्टली बोलना है नहीं ऐसा नहीं है, उसमें ये है कि भाई ओबीसी, एससी, एसटी को मिला के 50% होना चाहिए। अदर कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी जब आ जाती है तो वो इंदिरा स्वानी केस एप्लीकेबल नहीं होता है। सिंपल वही कंसेप्ट। आर्टिकल 15 में हम बोलते हैं ना, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, सेक्स, कास्ट, रिलीजन। उसमें एक ओनली वर्ड आ जाता है कि इन पांचों पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इसके अलावा चाहे आप डिस्क्रिमिनेशन करना चाहो कर सकते हो, है ना। वो जो ओनली वर्ड आ जाता है उसमें। आई होप कि ये ईडब्ल्यूएस वाला क्लियर हुआ होगा जो कंसेप्ट है ना, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। इफ अगर इसमें सच कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं हम, है ना। ये चलो क्रीमी लेयर वाला बता देता हूँ। ये मैंने आपको बोला भी था, ये ओबीसी में कैटेगरीज होती है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर वाली। उसमें भी यही है कि 8 लाख से अगर 8 लाख से ऊपर होता है तो मिल आ जाते हो। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आ गया था, मतलब 8 से देर, मतलब रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगा, है ना। ये सारी चीजें हम डिस्कस भी कर चुके हैं। आई होप कि ईडब्ल्यूएस आपको समझ आया होगा क्या है क्या नहीं। अगर नहीं भी है तो आप टाइप कर सकते हैं, फिर मैं वो चीज डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। फिर ओबीसी पे आ जाते हैं। हेलो। यस ब्रो। है ना, तो ओबीसी वाला देख लेते हैं। सब कैटेगराइजेशन जो है ओबीसी का रिसेंटली ये न्यूज में था, क्योंकि इसने अभी यूनियन कैबिनेट जस्ट लाइक जैसा भी देखो तो उसने क्या बोला, यूनियन कैबिनेट गेव द 14th एक्सटेंशन टू द जस्टिस रोहिणी कमीशन सेट अप टू एग्जामाइन इशूज रिलेटेड टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी टू सबमिट। देखो सिंपल कुछ नहीं, अभी यूनियन कैबिनेट ने जस्टिस रोहिणी कमीशन जो बैठा था, जो कि ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड है ना, तो उसको बोला गया है कि तुम अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2030 तक जमा करो, है ना। तो उसको एक्सटेंड करा गया है। तो उससे रिलेटेड अब इसमें देख लेते हैं कि ओबीसी से रिलेटेड पहले क्या क्या है क्या क्या नहीं, फिर देख लेंगे कि क्या न्यूज है क्या नहीं। पहले अच्छा ये बता दो, एनसीबीसी कमीशन कौन सा आर्टिकल के, मतलब कौन सा आर्टिकल के थ्रू सेटअप करा गया था, है ना। फिर अभी बैकग्राउंड देख लेते हैं ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड। फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन जो बैठा था 1953 में बैठा था, काका केलकर के अंडर में, है ना। बैकवर्ड क्लास कमीशन, सबसे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बैठा कब, 1953 में, काका केलकर के अंडर में। उसके बाद 1979 में सेकंड बैकवर्ड कमीशन बैठा, बीपी मंडल बीपी मंडल की अध्यक्षता में। उसके बाद 1992 में 27% रिजर्वेशन का कंसेप्ट निकल के आता है, आर्टिकल 16(4) में ये मेंशन करा गया था। फिर एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट निकल के आता है इंदिरा स्वानी केस में 1992 में, है ना। मतलब द क्रीमी लेयर क्राइटेरिया इन्वोक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1992 इंदिरा स्वानी केस जजमेंट, है ना। ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था ओबीसी से रिलेटेड का। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में देख लेते हैं क्या चीज थी क्या चीज नहीं थी। कमीशन को बनाया गया था, मतलब ये जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है इसको बनाया गया था 2017 में आर्टिकल 340 के अंदर में, है ना। आर्टिकल 340
प्रेसिडेंट को पावर देता है अपॉइंट करने की कमीशन को, मतलब जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा क्या, एसईबीसी, एसईबीसी क्या, सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए। मतलब वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन आ सकते हैं, क्या वो एसईबीसी में आने के लिए काबिल हैं कि नहीं है। तो आर्टिकल 340 प्रेसिडेंट को पावर देता है इस तरीके के कमीशन को अपॉइंट करने के लिए कि एसईबीसी की आप कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, 2015 में एनसीबीसी ने एक प्रपोज करा, ओबीसी को डिवाइड करना चाहिए 3 कैटेगरीज में। ओबीसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। किसने बोला, एनसीबीसी ने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने। ओके ठीक है, ओबीसी में भी ऐसा तो नहीं है कि सारे गरीब हैं, सबको रिजर्वेशन की जरूरत है, जैसी जर्नल में, जर्नल का मतलब ये तो नहीं है कि सारे अमीर हैं उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, जिस वजह से ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट निकल के आया था। सेम ओबीसी में ये जरूरी नहीं है कि सारे ही सब, मतलब सबको रिजर्वेशन की जरूरत है। तो उस बेसिस पे 2015 में एनसीबीसी ने प्रपोज करा, यू हैव टू डिवाइड द ओबीसी इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन ग्रुप ए, सेकंड वन ग्रुप बी, थर्ड वन ग्रुप सी। अब इसमें क्या क्या था, ग्रुप ए में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस आएंगी जो कि फेस कर रही हैं सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, है ना, बहुत लार्ज स्केल पे, है ना, चाहे वो नोमैडिक ट्राइब हो या सेमी नोमैडिक ट्राइब हो, है ना, जो बहुत लार्ज स्केल पे फेस कर रही हैं सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, है ना, ओबीसी के अंदर, है ना, ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो फेस कर रहे हैं। मोर बैकवर्ड क्लासेस, वोकेशनल ग्रुप आएंगे, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ वोकेशनल ग्रुप कैरिंग ऑन विद देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, मतलब जो, मतलब मान लो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को कैरिड आउट कर रहे हैं, मतलब जैसे किसी का लकड़हारा है, वो मतलब उनके पूर्वज वही करते आ रहे हैं, है ना, उस तरीके की कुछ क्लासेस आएंगी कंपैरेटिवली। और ग्रुप सी में वो आएंगी जो कि कुछ फॉरवर्ड क्लासेस है ना, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, ओबीसी के अंदर जो कुछ फॉरवर्ड क्लास है वो ग्रुप सी के अंदर आएगी। ठीक है, ये कब डिसाइड, ये किसने बोला था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 2015 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीबीसी के अकॉर्डिंग, according to NCBC, 11 state and union territories have subcategorized OBC for reservation in state government owned institution। ध्यान रखना, बहुत छोटा स्टेटमेंट है लेकिन बड़ा स्टेटमेंट है। एनसीबीसी के अकॉर्डिंग 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिसने ओबीसी को सब कैटेगराइज करा है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। मतलब 11 राज्य ऐसे हैं भारत में जिन्होंने ओबीसी को सब कैटेगराइज करा है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ सरकारी संस्थानों में, जो कि किसके द्वारा ओन्ड करे जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। मान लो आंध्र प्रदेश है, जैसे कि इसमें आंध्र प्रदेश के द्वारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा है। अब उसने सारे ओबीसी वालों को तो रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करा, उसने सब कैटेगराइजेशन करा। मान लो कि उसने इसी तरीके का सब कैटेगराइजेशन कर दिया, ग्रुप ए, बी और सी। सी वाले थोड़े ज्यादा मतलब फॉरवर्ड थे, बी वाले थोड़े से कम, और उसने क्या करा, ग्रुप में दूं, बाकी को नहीं दूं। इस तरीके का सब कैटेगराइजेशन देखने को मिला किन 11 स्टेट। मेरी ठीक है, कोई क्या है? हाँ, ये हम अब करते हैं। मतलब को कॉन्स्टिट्यूशनल दिया गया है
और ये आर्टिकल अब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है। कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 338 बी, है ना, आर्टिकल 338 बी। पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ये एक एक्ट के थ्रू सेटअप करी गई थी 1993 में, लेकिन बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया गया और ये आर्टिकल 338 बी में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वही होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, किसी आर्टिकल के थ्रू। स्टैट्यूटरी बॉडी किसी एक एक्ट के थ्रू उसको बनाया गया है। इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 अदर मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका टेन्योर कितना होता है, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिसाइड करती रहती है टाइम टू टाइम, है ना। अब क्या होता है, जस्टिस रोहिणी कमीशन ने क्या मतलब और क्या हुआ इसमें क्या नहीं, वो भी देख लेते हैं। मतलब बेसिकली जस्टिस रोहिणी कमीशन बैठा इसलिए था कि ओबीसी को सब कैटेगराइजेशन करके रिजर्वेशन, मतलब उसका पता, मतलब उसके लिए कुछ क्राइटेरिया फॉर्म करा जाए या कुछ इस तरीके से कि ओबीसी में, वही जो स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि सब ओबीसी में सब को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाना चाहिए, उसमें कुछ फॉरवर्ड क्लासेस भी हैं। तो उस बेसिस के लिए 27% जो हम कोटा प्रोवाइड कराते हैं, तो एक सिस्टम से रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करनी थी। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी लोकल बॉडीज में किस तरीके का रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, वो देख लेते हैं। यार आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं बहुत परेशान हूँ नेटवर्क से। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? शिवानी यस मैम, सर। जानकी मैम, ओके, ठीक ठीक, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। जो ओबीसी रिजर्वेशन है यूपी गवर्नमेंट को, अभी आपने देखा पिछले क्या यार, अभी जो इलेक्शन होने वाले थे नंबर वो नोडियटी विद द ओबीसी, है ना, इस टू इलेक्शन में आने चाहिए ड्यूरेशन के होने से पहले। म्यूनिसिपैलिटी में मान लो कि इस साल म्यूनिसिपैलिटी में चेयरमैन चुना गया है, उसका 5 साल का कार्यकाल है, उसका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर वो इलेक्शन हो जाने चाहिए, है ना। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 243 यू के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और एज सच मैं नहीं समझता कि कोई, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो थोड़ा मेंस प्रोस्पेक्टिव से है, वो हम कर भी चुके हैं पहले, लेकिन हाँ आर्टिकल 243 यू लगा तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आई होप कि इस सेकंड टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। फिर हम यूसीसी देख लेते हैं। अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में इससे रिलेटेड ही टाइप करिएगा, टॉपिक से रिलेटेड। बाकी अदर डाउट्स हम इसके बाद कर लेंगे, है ना। अभी कुछ टॉपिक से रिलेटेड ही डाउट अगर टाइप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर कुछ है तो बता दीजिए, मैं वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, फिर वरना नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं 243 यू, मैं ये बोल रहा हूँ हाई कोर्ट, ये वाला एक कंडीशन देख लेते हैं ओबीसी की रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में। अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट में अभी इलेक्शन होने वाले थे म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड। हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को बोला कि भाई तुम जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराओ इमीडिएटली
ओबीसी को बिना रिजर्वेशन प्रोवाइड करे। अब वो ऐसा क्यों बोला उसने? आर्टिकल 243 यू ये बोलता है कि आपको म्यूनिसिपैलिटी में रिजर्व वो मतलब इलेक्शन कराने हैं उसके ड्यूरेशन खत्म होने से पहले पहले। क्यों? क्योंकि यार मान लो कोई कोई एक चेयरमैन बना हुआ है किसी म्यूनिसिपैलिटी में 5 साल से, अब उसका कार्यकाल खत्म होने वाला अभी एक 15 दिन में, तो अब यार इलेक्शन तो कराने जरूरी है ना। तो उसने बोला कि भाई विद इन 6 मंथ या उससे पहले, मतलब जब तक उसका कार्यकाल खत्म हो तुम्हारे पास दूसरा चेयरमैन आ जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए 243 यू डायरेक्टली बोलता है कि इलेक्शन कराने चाहिए म्यूनिसिपैलिटी के ड्यूरेशन खत्म होने से पहले, है ना। तो इसलिए उसने ऐसा बोला था। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। बाकी और कुछ हो तो बता दीजिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड देख लेते हैं। अभी रिसेंटली राज्यसभा में क्या हुआ, एक प्राइवेट मेंबर बिल को पेश करा गया। किससे रिलेटेड? यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड 2020 यूसीसी इन इंडिया बिल 2020 इंट्रोड्यूस करा गया। कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यूसीसी के बारे में आप काफी अच्छे से जानते होंगे पहले से ही, बट हाँ देख लेते हैं। यूसीसी का मतलब सिंपल आपको पता ही है कि सारी चीज समान हो जाना सबके लिए, है ना। एक तरीके से चाहे वो मैरिज रिलेटेड मैटर हो, डाइवोर्स रिलेटेड मैटर हो, कस्टडी रिलेटेड मैटर हो, अडॉप्शन रिलेटेड मैटर हो, इनहेरिटेंस रिलेटेड मैरिट मैटर हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि मैं किसी रिलीजन को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। मुस्लिम्स में मैरिज हो जाती है 16 साल की उम्र में, लेकिन वहीं पे अगर हम हिंदूज में देख लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि हिंदूज में नहीं होती है, लेकिन एक जनरल कैटेगरी में लेके बोल देता हूँ कि 21 साल में हो जाते हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? देयर इज अ डिफरेंशिएशन। व्हाई दिस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन? मुस्लिम्स का एक मुस्लिम पर्सनल मैरिज लॉ काम करता है, हिंदूज का हिंदू मैरिज लॉ पर्सनल लॉ काम करता है। वो एक अलग बात है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि इंटरफेथ मैरिजेस भी अलाउड कर देता है, ये सब वो अलग चीज है। बट देर इज अ लॉ फॉर ऑल रिलीजन, है ना। जस्ट चाहे वो मुस्लिम से रिलेटेड हो, हिंदू से रिलेटेड हो, कोई से कोई हो। अब इस तरीके की इनइक्वालिटीज देखने को मिल जाती हैं। अब डाइवोर्स का क्राइटेरिया मुस्लिम्स में अलग है, उसमें हलाला होता है, सब कुछ होता है। हिंदूज का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, बुद्धिज्म का अलग है। ये सब डाइवर्सिटी क्यों? क्यों हम एक लॉ नहीं बना देते हैं, है ना। तो यूसीसी में डायरेक्टली क्या कि वन लॉ एप्लीकेबल फॉर ऑल रिलीजन, है ना। सिंपल वे में आप इसको समझते भी होंगे काफी अच्छे से, है ना, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 44, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। यूसीसी नॉन जस्टिसेबल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि आप समझते हैं डीपीएसपी में आता है तो इट्स अ नॉन जस्टिसेबल पार्ट, है ना। पर्सनल लॉ बता सकते हैं आप कौन सी लिस्ट में आते हैं? पर्सनल लॉज आर कम अंडर कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट, है ना। पर्सनल लॉज किस में आते हैं? कॉनकरेंट लिस्ट में। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना हो यूसीसी का तो हम देख सकते हैं। प्री इंडिपेंडेंस का देख लेते हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों में क्या क्या था। In 1840, on the basis of Lex Loci report, the British government established a uniform law for crime, evidence and control, but personal law of Hindus and Muslims were intentionally left to them. 1840 में एक लैक्स लोकी की रिपोर्ट आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। उन्होंने यूनिफॉर्म लॉ बनाया क्राइम से रिलेटेड, एविडेंस से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से। आप बोलेंगे कैसे, आप बताइए। सिंपल, आप देखते हो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड इज एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन। ऐसा नहीं है कि अगर मुस्लिम ने मर्डर करा है तो उस पर 302 एप्लीकेबल हो रही है, हिंदू ने अगर मर्डर करा है तो उस पर 307 एप्लीकेबल हो रही है, अगर किसी क्रिश्चियन ने मर्डर करा है तो उस पर 420 एप्लीकेबल नहीं। वो सब पे एक ही आईपीसी एप्लीकेबल होगी, चाहे कोई सी भी रिलीजन का हो। एविडेंस एक्ट सब पे एक ही एप्लीकेबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन पर्सनल लॉ
को उन्होंने छोड़ दिया इंटेंशनली कि भाई ठीक है ये अपने आप कर लेंगे, क्योंकि उनको पता था लड़ेंगे भिड़ेंगे सारी चीजें होंगी, है ना। तो उन्होंने इंटेंशनली पर्सनल लॉ को हमारे ऊपर छोड़ दिया था, बाकी सब चीज को कोडिफाई कर दिया था। कोडिफाई इन द सेंस कि उनको यूनिफॉर्म लॉ बना दिया था, लेक्स लॉ की रिपोर्ट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, लेक्स लॉ की रिपोर्ट पे। 1941 में गवर्नमेंट ने फॉर्म करा BN राव कमेटी हिंदू लॉ को कोडिफाई करने के लिए, जिससे कि वुमेन को इक्वल राइट दिया जाए। ये प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। 1941 में BN राव कमेटी फॉर्म हुई हिंदू लॉ को कोडिफाई करने के लिए, जिससे कि वुमेन्स को इक्वल राइट मिल पाए। हिंदू कोडी लॉ कोडिफाई को करते करते ही तो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया था पोस्ट से अपनी कैबिनेट मिनिस्टर की। अब बताइएगा वो उस टाइम पे कौन से कैबिनेट मिनिस्टर थे, रेलवे कैबिनेट मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सब कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट्स पे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हेड करी जा रही थी, उन्होंने बोला कि यूसीसी वाज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना, कि यूसीसी जो है वो फंडामेंटल राइट के स्कोप में नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो कि अभी आप देख रहे हो स्वरा भास्कर और फहाद जो मुस्लिम है उनकी मैरिज हुई है, किस बेसिस पे हुई है, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स यू टू मैरिज इन इंटरफेथ। तो यूसीसी की ही तरह ये, मतलब यार यूसीसी की तरह नहीं बोलेंगे बट हाँ ये अलाउ तो कर देता है, भले से हमारा एक कोई सबका यूनिफॉर्मिटी नहीं हो लो में, बट स्पेशल मैरिज एक्ट वो प्रोवाइड करता है कि हाँ कर सकते हैं। 1955 और 56 में 4 हिंदू कोड बिल्स पास्ड हुए। सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजमेंट्स भी निकल के आएंगे यूसीसी से रिलेटेड, तो अब हम देख लेते हैं उसके बारे में क्या क्या कुछ कुछ जजमेंट्स वगैरह जो भी है। बता दीजिए चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, या आवाज में कोई दिक्कत हो तो भी बता दीजिएगा। पर्सनल लॉ का करंट स्टेटस क्या है इंडिया में देख लेते हैं, हाँ। जो सारी कम्युनिटीज हैं, जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, वो उनका सबका एक अलग अपना अपना पर्सनल लॉ चलता है ना। और उन्होंने अपने अपने सबके अलग अलग लॉज बना रखे हैं, जैसे कि जैसे हिंदू पर्सनल लॉ होता है, हिंदू पर्सनल लॉ 4 बिल में कोडिफाइड है। एक हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट है, हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। मैं सब चीजों के लिए अलग अलग एक्ट है कि अडोप्शन वाली रिलेटेड चीजों में क्या होगा, माइनॉरिटीज से गार्जियनशिप रिलेटेड एक्ट है, सक्सेशन का एक्ट है। जो हिंदू टर्म है वो अपने आप में इंक्लूड कर देती है सिख, जैन और बुद्धिस्ट को, और ये सारी चीजें उन पे भी एप्लीकेबल हो जाती है। द टर्म हिंदू ऑल्सो इंक्लूड सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट फॉर पर्पज ऑफ दिस लॉ, है ना। अब क्या होता है, मुस्लिम से रिलेटेड तमाम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, तमाम सबके अलग अलग है। लेकिन कुछ सेक्युलर लॉज भी हैं, सेक्युलर इन द सेंस कि जो मुस्लिम और हिंदूज दोनों पे एप्लीकेबल हैं, जैसे कि मैंने बताया स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें कि इंटर रिलीजन मैरिज हो जाती है। गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, जो कि स्टेब्लिश करता है राइट और ड्यूटीज गार्जियंस की, जो उनके गार्जियंस होंगे। गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें पूरे भारत में जिसमें यूसीसी एप्लीकेबल है ना। Portuguese Civil Code 1867 continues to be implemented after India annexed the territory in 1961, irrespective of a religion or ethnicity of community. जो पोर्तुगीज, क्योंकि आपको पता ही है ना ये जो गोवा था वो पहले पोर्तुगीज के अंडर में था, तो पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 अभी भी इम्प्लीमेंटेड है, चाहे हमने उसको 1961 में उसको अनेक्स अपनी करके टेरिटरी बना लिया हो, लेकिन वो अब भी एप्लीकेबल है सब पे। तो वहां पे ये गोवा एकमात्र ऐसा यूसीसी स्टेट है ना। और पोर्तुगीज नोट कंप्लीटली यूसीसी, और वो भी अपने आप में कंप्लीट यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं है ना। कुछ जुडिशियल मतलब एक तरीके से जजमेंट्स वगैरह कुछ देख लेते हैं यूसीसी से रिलेटेड, कुछ ऐसा जो कि आई हो। शाहबानो केस आपने काफी अच्छे से सुना होगा, और बहुत अच्छे से ये तो आपको पता ही होगा, बहुत चर्चित रहता है ना। पार्लियामेंट शुड आउटलाइन द
counters of a confirm common civil code as it is an instrument that facilitate national harmony and equality before law. मतलब पार्लियामेंट को एक कॉमन सिविल कोड वगैरह के बारे में कुछ ऐसा सोचना वगैरह चाहिए जिससे कि नेशनल हार्मनी और इक्वलिटी बिफोर लॉ काफी अच्छे से प्रिवेल होता रहे। और साहबानों का केस आप जानते भी होंगे, मैं नहीं चाहता, मतलब अभी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे ज्यादा डिटेल में। डिंग दह एसएस चोपड़ा 95 का केस निकल गया था कि यूनिफॉर्म कोड बनाने की जरूरत है मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड, है ना, जो कि कोर्ट ने भी बोला था। सरला मुदगल केस का भी आपको पता ही होगा, 1994 में 1995 में आया था। इन्होंने भी बोला था कि पार्लियामेंट को जरूरत है यूसीसी को फ्रेम करने के लिए, जो कि हेल्प करेगा एक नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल को इंटीग्रेट करने में, है ना, नेशनल इंटीग्रेशन करने में। आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है अदर अदर रिलीजन में, जब वो रिजोल्व हो जाएंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन भी काफी अच्छे से रोल प्ले करेगा एक, अगर पार्लियामेंट यूसीसी के बारे में सोचती है तो अभी हम 3 टॉपिक्स हमने करे हैं, एक यूसीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा इससे रिलेटेड ना। रिलेटेड क्या, काफी मतलब डिस्कस तो हम कर रहे हैं और आपको आवाज भी आ रही होगी, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि एक ये हेट स्पीच और करने के बाद ये जो फर्स्ट टॉपिक है इशूज रिलेटेड टू कुछ सोसाइटी वगैरह करके, तो इसको खत्म कर लेते हैं, वरना अगर आपकी जैसी इच्छा हो हम कल भी कर सकते हैं। बताओ, करना है हेट स्पीच की कल करना है? टाइप कर दीजिएगा अगर। चलिए ठीक है, कोई नहीं, कल कर लेते हैं इसको वैसे।